दोस्तों, वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार। आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक, और उसको हम जो है अपनी जो सीरीज़ चल रही है हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम बढ़ाएंगे आगे। थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या देखा था। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793, यानी कि 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या था, जो ट्रेड मोनोपोली थी वो जो है 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। साथ ही साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो इंडिया के रिवेन्यू से ही देनी है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि 5 लाख रुपए जो है पर साल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करेगी। ये थे हमारे रेगुलेशंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो 1793 के चार्टर एक्ट में आए थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया था चार्टर एक्ट के 1793 के अंदर जो है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे वो रेस्ट ऑफ द 2 गवर्नर्स जो होंगे, यानी कि गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ मुंबई, उनको जो है क्या करेंगे, ओवरराइड पावर उनको दे दी गई थी कि अगर कोई डिसीजन वो दोनों लेते हैं, मद्रास के जो गवर्नर हैं वो लेते हैं या फिर जो मुंबई के गवर्नर हैं वो लेते हैं, तो अगर जो गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल हैं या बंगाल हैं, उनको अगर वो डिसीजन पसंद नहीं आता है तो उसको ओवर रूल कर सकते हैं, मतलब जो है सुपरसीड कर सकते हैं उसको। साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर गवर्नर जनरल की नियुक्ति करनी है या गवर्नर्स की नियुक्ति करनी है या कमांडर इन चीफ की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए जो है रॉयल फैमिली के अप्रूवल की जरूरत आवश्यक मैंडेटरी कर दी गई थी। तो ये कल हमने जो है 1793 के चार्टर एक्ट में पढ़ा था, बेसिकली जो है चार्टर अधिनियम में पढ़ा था या चार्टर एक्ट के अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बता दिया था कि आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बारे में सबसे पहले हम इसके डिस्कस करेंगे रेगुलेशंस। तो अगर हम इसके रेगुलेशंस की देखते हैं तो इसमें क्या है, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एबोलिश्ड। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो ब्रिटिश जो क्वीन थी, यानी कि ब्रिटिश क्वीन ने एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने कहा कि आपके अलावा कोई भी जो है ब्रिटेन से जो है ट्रेड नहीं करेगा, वो किसी भी दूसरी कंपनी को ट्रेड करने की अनुमति नहीं देंगी। लेकिन जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो जो ब्रिटेन की रानी थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि जो ट्रेड की जो मोनोपोली है आपकी समाप्त कर दी गई है और अभी हम आपको परमिशन दे ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई और कंपनी, ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया में जाकर ट्रेड करना चाहती है तो उसको भी हम अनुमति देंगे। अब केवल आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी ट्रेड के अंदर जो है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर बोलें तो ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर जो है समाप्त कर दी गई, अबोलिश कर दी गई, खत्म कर दी गई। सेकेंड थिंग क्या है, देयर इज अ एक्सेप्शन फॉर ट्रेड इन टी एंड चाइना। मतलब क्या है, यहाँ पे उसको एक्सेप्शन भी दिया गया। एक्सेप्शन क्या दिया गया कि जो टी है यानी कि चाय है, चाय का व्यापार की मोनोपोली उसकी लगातार बनी रहेगी, ठीक है। और चाइना के साथ जो व्यापार करना था वो व्यापार लगातार होता रहेगा। उन दोनों में कोई भी हम किसी दूसरे को परमिशन नहीं देंगे। मतलब क्या है कि सपोज करो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि उसे जो है मसालों का, कपड़ों का जो है व्यापार करना है या ट्रेड करनी है, तो उसके लिए कोई मोनोपोली नहीं है, उसमें दूसरी कंपनियां भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी की हम बात करें और वो कंपनी टी के मामले में यानी कि चाय के मामले में व्यापार करना चाहती है, चाय में व्यापार करना चाहती है, तो उसकी परमिशन उसको नहीं दी जाएगी। चाय में उसकी मोनोपोली लगातार बनी रहेगी। साथ ही साथ चाइना के अंदर अगर व्यापार करना है तो चाइना के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रहेगी। ये 2 न्यू रेगुलेशंस जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट में ये 2 चीज़ें ऐड करी गई, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब कोई रेगुलेशन आता है तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी होते ही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या रहे, सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन कंपनी टेरिटरीज वर असर्टेड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा। सेकंड पॉइंट क्या रहा, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश दोज हु डिड नॉट पे देम। यानी कि क्या करा गया कि जो सोवरेनिटी है, ठीक है, संप्रभुता है ब्रिटिश क्राउन की, वो इंडिया के ऊपर जो है इंडिया की जो टेरिटरीज हैं उन पे बनी रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है एम्पावर करा गया कि वो जो टैक्स लेना चाहें जो है वो ले सकती हैं, ठीक है। और अगर कोई टैक्स नहीं पे कर सकता है तो उसको सजा देने का भी प्रावधान किया गया उसके अंदर जो है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के अंदर दोस्तों इसमें निकल करके आए। थर्ड पॉइंट हमारा अदर चेंजेस क्या आए, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड इन इंडिया फॉर एनलाइटिंग द पीपल। देखिए ध्यान से समझिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए
तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो भारतीय लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अंदर जो है काबिलियत नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, समझदार नहीं है, ठीक है, दे आर ब्लैक पीपल्स एंड दे डोंट नो एनीथिंग। तो उन्होंने कहा कि हम जो है भारतीयों का जो है उत्थान करने आए हैं, भारतीयों को शिक्षित करने आए हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने आए हैं, उनका एनलाइटमेंट करने के लिए आए हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा। तो उसके लिए क्या किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट में जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थी, यानी कि ईसाई मिशनरियाँ होती हैं, आज भी हैं इंडिया के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, अगर साउथ में जाके देखेंगे तो काफ़ी सारी मिशनरियाज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है अपना काम कर रही हैं, जिसमें जो है कि अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बनना है तो वो आसानी से बन सकता है, जो कि भारत का संविधान भी उस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि अगर कोई इंसान स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे किसी तरह का जो है प्रलोभन नहीं है, उसे किसी तरह का लालच नहीं है, तो वो अपना धर्म परिवर्तन आसानी से कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं हिंदू हूँ और मुझे अगर क्रिश्चियन बनना है तो मुझे जो है भारत के संविधान ने ये पूर्णतः आज़ादी दी है कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ, बशर्ते उसमें शर्त होनी चाहिए। शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये है उसके अंदर कि मुझे किसी तरह का प्रलोभन ना दिया गया हो, और अगर प्रलोभन से किसी भी प्रकार की धनराशि दे करके या किसी भी प्रकार की संपत्ति दे करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और ये जानकारी ये जानकारी जो है हमारी जो जो है कोर्ट्स हैं या हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसके उनके सामने आती है, तो वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक होगा। ठीक है, तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा यही चल रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहना ये था कि इंडिया के जो लोग हैं वो समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं और उतने सभ्य नहीं हैं, तो हम उनका एनलाइटमेंट करना चाहते हैं, उनको शिक्षित करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जो है क्रिश्चियन मिशनरियों को ये काम दिया गया कि ठीक है, आप जो है लोगों का भला कीजिए, लोगों को शिक्षित कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो ये जो है इसी तरह से 1813 के एक्ट में जो है इंडिया के अंदर जो है क्रिश्चियन मिशनरियाँ जो थी उनको अलाउड कर दिया गया इस काम के लिए कि ठीक है वो आके लोगों का जो है अलाइनमेंट कर सकती हैं। सेकंड क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन नीडेड टू स्प्रेड अमंग इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया कि ठीक है, जो जितने भी कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको इंग्लिश आनी चाहिए, और उन सब चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया गया। थर्ड थिंग क्या है? एलोकेशन ऑफ 1 लाख रुपीज़ वॉज डन टू अचीव द सेम, और लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए जो है 1 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए का बजट फिक्स किया गया कि 1 लाख रुपए हम फिक्स करते हैं और इससे जो है वहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाएगा। कहाँ के लोगों को? इंडिया के लोगों को। लेकिन सच बात यह है कि इस फंड का कभी यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। फंड अलॉट कर दिए गए बट फंड का कभी यूटिलाइजेशन हुआ नहीं। केवल उसमें वही जो समृद्ध और धनी लोग थे उन्हीं लोगों को उसमें बेनिफिट मिल रहा था, बाकी जो भारत का समाज का दबा कुचला वर्ग था या मध्यम वर्ग के परिवार के लोग थे उनको कभी भी उसका फायदा नहीं मिला। इसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रिटिश assumed a new responsibility of providing education to the Indian people, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो है एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी कि वो भारतीय लोगों को शिक्षित करेंगे। सेकंड क्या था? द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन मिशनरीज एक्टिविटी वाज रिलैक्स्ड बाय द एक्ट। पहले क्या था? स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, ठीक है ना, उसको जो है इस एक्ट के माध्यम से 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से काफ़ी रिलैक्स कर दिया गया, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थी उनको जो है परमिशन दे दी गई कि ठीक है आप जो है लोगों को उनका अलाइनमेंट कर सकते हैं। कुल मिला के धर्म परिवर्तन करने की बात है, वो आज भी चल रहा है और चलता रहेगा, मतलब जब तक लोगों को प्रलोभन रहेगा तो वो लोग करते रहेंगे आज भी, ठीक है। तो ये हमारा जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था दोस्तों। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और थैंक यू दोस्तों। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन है, आप इसकी क्लास का जो PPT है या नोट्स है अगर वो चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं support@insightIQ.in पर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।